हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर सेकंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, जो कि पेपर 1 है। ठीक है, और इसमें हम इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाएं, उन लिंक्स को ओपन करें और उसे देखें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बड़ा ही क्लियरली समझ में आने वाला है आपको। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसका सेंस क्या हुआ? देखो, जनरली हम पढ़ क्या रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोले तो एक रोटेटिंग फ्रेम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, या ऐसे कह सकते हो एक ऐसा फ्रेम जिसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लो कि यहाँ पर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है। जैसे हमने देखा, यहाँ पे पहला फ्रेम है हमारा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक्स वाई जेड। इसके जस्ट ऊपर एक रोटेटिंग फ्रेम लगा हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। देखिए, पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड, और इसके जस्ट ऊपर एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका नाम दिया गया है एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। ठीक है, देखो, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हमने आई से रिप्रेजेंट किया, आई कैप से, वाई को जे कैप से, और जेड को के कैप से रिप्रेजेंट किया गया है। वैसे ही जो रोटेटिंग फ्रेम है, इस रोटेटिंग फ्रेम में एक्स प्राइम को आई प्राइम से रिप्रेजेंट किया गया है, फिर इधर वाई प्राइम को जे प्राइम से, एंड यहाँ पे जो जेड प्राइम है इसका डायरेक्शन के प्राइम की तरफ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। ये हमारा एक इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंस क्या हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये ऐसे स्थिर है। ठीक है, एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम टाइप का, और दोनों का जो ओरिजिन है वो एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, और ये जो ऐसे जो दिया हुआ है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस वे में, ऐसे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यानी कि एक जो हमारा फ्रेम है, यानी कि जो हमारा यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एंड जो यस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस वे में बनाया गया है, जो कि ये आई कैप, ये है जे कैप, और ये है के कैप। ये किसका है, यस का। और देखोगे कि जो यस प्राइम है, यस प्राइम को कुछ इस वे में रोटेट करते हुए दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है। ये देखिए, ये वाई है तो इधर हो गया जे डैश, इधर हो गया के प्राइम, और इधर हो गया, ये देखो ये थोड़ा सा इधर है ऐसे, ये है हमारा आई प्राइम। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन कुछ इस वे में ऐसे दिखाया गया है, थोड़ा उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप से करके कुछ इसका डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट P ले लिया। ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P, जस्ट मिनट, हाँ, ये जो हमारा पॉइंट P है, ये यहाँ से कह सकते हो R पोजीशन वेक्टर पे है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे रोटेटिंग फ्रेम हो या फिर हमारा इनर्शियल फ्रेम हो, दोनों ही फ्रेम से इसका जो दूरी है वो एक बराबर है। यानी कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R या कह लो R प्राइम, दोनों का डिस्टेंस एक समान है, यानी कि दोनों पोजीशन वेक्टर एक समान होंगे। तो हियर कह सकते हैं, हियर यहाँ पे मिल जाएगा हमें R इज इक्वल्स टू वेक्टर R इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमें मिलेगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, एंड जो R प्राइम हमें मिल जाएगा, R प्राइम की वैल्यू होगी एक्स प्राइम आई कैप। अच्छा देखो ना जरा, यहाँ पर जो R है, R की वैल्यू R प्राइम के बराबर हो जाएगी। अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही पोजीशन वेक्टर लगभग एक बराबर हैं, क्योंकि दोनों का ओरिजिन कोइंसाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर
r इक्वल टू, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, r प्राइम इक्वल टू x प्राइम आई प्राइम प्लस y प्राइम जे प्राइम प्लस z प्राइम के प्राइम। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर क्या करते हैं, जो रोटेटिंग फ्रेम है, यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रहा है, इस रोटेटिंग फ्रेम पर हम किसी ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जर्वर को हमने बैठा दिया जो कि मोशन को एनालाइज कर रहा है कि बॉडी कैसे मूव कर रही है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि अगर कोई पर्सन इस रोटेटिंग फ्रेम पर बैठ जाए तो उसे ऐसा लगेगा कि रोटेटिंग फ्रेम इसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, यानी कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, और जो इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन इस रोटेटिंग फ्रेम पर बैठ गया उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, अगर हम v इनर्शियल की बात करते हैं, सॉरी अब पहले भी हम v रोटेशनल की यदि हम बात करें तो v रोटेशनल इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें, जस्ट ए मिनट, अगर हम यहाँ पे v रोटेशनल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा dr अपॉन dt। ठीक है, अगर v रोटेशनल निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, dr अपॉन dt, जो कि रोटेशनल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर देखो dr अपॉन dt का वैल्यू इधर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमें मिल जाएगा d अपॉन dt x प्राइम आई कैप प्लस dy प्राइम अपॉन dt जे प्राइम प्लस dz प्राइम अपॉन dt के प्राइम। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा रोटेटिंग वेलोसिटी मिल जाएगा, यानी कि जो फ्रेम रोटेट कर रहा है इसकी वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। अच्छा देखोगे तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है, यानी कि पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम पर ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो जो हमारा इनर्शियल फ्रेम है, अगर हम देखेंगे तो इनर्शियल फ्रेम का जो डायरेक्शन होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट था, अगर आई की बात करें तो आई का डायरेक्शन आई के तरफ ही था, वो बदल नहीं रहा था इन द केस ऑफ रोटेटिंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। लेकिन अगर हम इस इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो इनर्शियल फ्रेम का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एंड v इनर्शियल इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा dr अपॉन dt, यहाँ पे इनर्शियल वे में होगा, और जब हम इनर्शियल फॉर्म में लिखेंगे इसे हमें मिल जाएगा dx प्राइम अपॉन, अच्छा ये कहाँ से मिलेगा v इनर्शियल, हम क्या करें सिंपली इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि फर्स्ट कंडीशन में जब हम रोटेटिंग फ्रेम की बात कर रहे हैं तो रोटेटिंग फ्रेम में आई जे के की वैल्यू जो, यानी कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वही रह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। लेकिन अगर हम इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें तो आई जे के की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिल जाएगा v इनर्शियल इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, इनर्शियल यहाँ पे मिलेगा d अपॉन डी टी, यहाँ पे देखो x प्राइम आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे प्राइम, यहाँ पे सब प्राइम लगेगा इधर भी, प्लस डी जेड प्राइम अपॉन डी टी के प्राइम। ठीक है, प्लस अब देखना यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अच्छा देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाने से क्या मतलब है, जैसे हमारा जो सेकंड इक्वेशन इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि x और i ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई जे भी आपस में मल्टीप्लाई, जे के भी आपस में मल्टीप्लाई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी आपने रोटेटिंग फ्रेम के लिए निकाला तब हमने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया है, और यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई जे के की वैल्यू कांस्टेंट थी, और जब वैल्यू कांस्टेंट होगी तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, आप भी जानते हैं कि अगर मान लो 7x लिखा हुआ है, इससे हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो प्रोडक्ट रूल लगाने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि 7 कांस्टेंट है। लेकिन अगर यही चीज़ कांस्टेंट ना हो, जैसे हमने लिख दिया कि x स्क्वायर प्लस 5 और 2x डी अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर तो हमारी मजबूरी है प्रोडक्ट रूल लगाना, क्योंकि दोनों की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है।
तो वही कंडीशन यहाँ पर हो रहा है। अगर हम वी इनर्शियल की बात करें तो वी इनर्शियल जब निकालेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आई और जे दोनों की वैल्यू आई जे के इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है और एक्स वाई जेड इनकी भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट केस में हमने सभी को लिख लिया है और सेकंड केस में जब लिखेंगे तो हमें एक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करना होगा, ना वाई को डिफ्रेंशिएट करना, ना जेड को। अब किसको करना है? आई प्राइम को, जे प्राइम को और के प्राइम को। तो मिलेगा आपको डी आई प्राइम अपॉन डी टी इंटू एक्स प्राइम प्लस डी जे प्राइम अपॉन डी टी, जे प्राइम अपॉन डी टी वाई प्राइम प्लस डी के प्राइम अपॉन डी टी जेड प्राइम। ठीक है, हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। इसको आप तब तक नोट करें, फिर हमें वीडियो को पॉज करके इसे रब करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक वीडियो को पॉज करो और तुरंत नोट करो, फिर मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके आगे देखते हैं। आपने ऑलरेडी एक इक्वेशन पढ़ रखा है, हमने प्रीवियस वीडियो में उसे बताया था कि डी आई प्राइम अपॉन डी टी इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आई प्राइम। ठीक है, आपने इसको पढ़ा है। वैसे ही अगर हम कहें तो डी जे प्राइम अपॉन डी टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस जे प्राइम एंड डी के प्राइम अपॉन डी टी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ओमेगा क्रॉस के प्राइम। ठीक है, यदि आपने इस चीज़ को नहीं समझा है तो एक बार जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को देखें, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी आई अपॉन डी टी के जगह पे इसका वैल्यू रखेंगे, फिर जे के जगह पे इसका वैल्यू, और जो के वाला जो टर्म है डिफरेंशियल टर्म, इसके जगह पे इसका वैल्यू रख देंगे। तो हमें देखो क्या मिल जाएगा, मिलेगा वी इनर्शियल इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्राइम अपॉन डी टी इंटू आई कैप। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना ज़रा, ये किसका वैल्यू है? ये पूरा वैल्यू यदि हम देखें तो ये डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है। तो हम सिंपली यदि चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इस पूरे के प्लेस पर लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी। ये रोटेशनल फ्रेम में होगा, इसलिए हमने यहाँ पे रोटेशनल लिख लिया। ठीक है, ये किस में है? रोटेशनल है। प्लस अब यहाँ पर देखना, जब हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे, इस डी आई कैप अपॉन डी टी की जगह पे ओमेगा इंटू आई कैप रखो, तो यहाँ पे मिलेगा यक्स प्राइम आई प्राइम इंटू ओमेगा, यहाँ पे मिलेगा वाई प्राइम जे प्राइम इंटू ओमेगा, यहाँ पे मिलेगा जेड प्राइम के प्राइम इंटू ओमेगा। और सभी में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम रोटेट कर रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं ओमेगा को बाहर निकाल लो और यहाँ पे मिल जाएगा आपको यक्स प्राइम आई प्राइम प्लस वाई प्राइम जे प्राइम प्लस जेड प्राइम के प्राइम। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये किसका वैल्यू है? ये जनरली आर की वैल्यू है, क्योंकि आपने लिखा था आर इज इक्वल टू आर प्राइम, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर एक समान था और जिसका वैल्यू यही हमने रखा हुआ था। जस्ट पहले अभी जो हमने मिटाया है उस इक्वेशन में लिखा हुआ था इसको। ठीक है, तो इस पूरे के जगह पे चाहें तो हम आर लिख सकते हैं, यानी वी इनर्शियल इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये सारे वेक्टर फॉर्म में होंगे, डी आर अपॉन डी टी रोटेशनल प्लस ओमेगा, यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख लिया? ओमेगा क्रॉस आर लिख लिया। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर वी इनर्शियल इज इक्वल टू मिल जाएगा वी इनर्शियल इन रोटेशनल फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, अब देखो, अब एक काम करो, दोनों साइड को यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा दोनों फ्रेम में, एक इनर्शियल फ्रेम में और दूसरा रोटेशनल फ्रेम में। देखिएगा यहाँ पर मिल जाएगा एंड। अच्छा, ज़रा एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आप चाहो तो इसको ऑपरेटर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसी को ऑपरेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लिख सकते हैं? डी अपॉन डी टी और यहाँ पे ऑपरेटर प्लस ओमेगा इंटू ऑपरेटर। इस फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, वी इनर्शियल को। तो चाहेंगे तो इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डी अपॉन
dt और यहाँ पे ऑपरेटर, ठीक है। इस फॉर्म में भी हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें इस इक्वेशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा डी वी इनर्शियल अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी वी इनर्शियल इन रोटेशनल फ्रेम, ठीक है, प्लस डी अपॉन डी टी ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ओमेगा जो है कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ डी आर अपॉन डी टी बच जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इधर, तो हमें मिलेगा ए इनर्शियल विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो वी इनर्शियल इन रोटेशनल फ्रेम है, हम सिंपली क्या करते हैं वी इनर्शियल की जगह पे वी इनर्शियल का वैल्यू रख लेते हैं। इस इक्वेशन को चलो हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन चाहें तो इस वी इनर्शियल की जगह पे इस पूरे वी इनर्शियल की वैल्यू को पुट किया जा सकता है। तो हमें मिल जाएगा वी इनर्शियल, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं डी अपॉन डी टी इधर लिखते हैं वी रोटेशन, इसका वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देखो मिल जाएगा हमें d अपॉन डी टी और इसके प्लेस पर लिखते हैं v रोटेशनल, ठीक है, v सॉरी यहाँ पे इसका वैल्यू ये रोटेशनल फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं v रोटेशनल प्लस ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। इसके जगह पे हमने इसका वैल्यू रख लिया है प्लस हो गया, यहाँ पे ओमेगा को बाहर निकाल लो, मिलेगा डी आर अपॉन डी टी, ओमेगा बाहर निकल गया, मिला डी आर अपॉन डी टी मिल गया हमें। तो ए इनर्शियल इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो हमें मिलेगा ए रोटेशनल प्लस इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा वी सॉरी ओमेगा क्रॉस वी, क्योंकि डी आर अपॉन डी टी मिल के वी बन जाएगा, प्लस ओमेगा और यहाँ पे हमें देखो क्या मिल जाएगा ओमेगा और यहाँ पे वी इनर्शियल मिल गया, ठीक है, क्योंकि डी आर अपॉन डी टी को हमने इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो वी इनर्शियल मिल गया, यानी ए इनर्शियल इज इक्वल टू मिला ए रोटेशनल प्लस ओमेगा क्रॉस वी प्लस ओमेगा, और यहाँ पर भी देखो वी इनर्शियल की जगह पे अगर हम चाहें यदि इसके वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा वी रोटेशनल प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा ए इनर्शियल, यहाँ पे भी रोटेशनल होगा, ये रोटेशनल है, ये भी रोटेशनल है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा ए इनर्शियल इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये जितना भी टर्म आपने निकाला है, ये जो टर्म है देखिएगा ये रोटेशनल फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशनल फ्रेम को, इसलिए हमने सबको रोटेशनल फॉर्म में आप लिखा हुआ है। तो मिलेगा ए रोटेशनल प्लस ओमेगा इंटू वी रोटेशनल प्लस यहाँ पर भी मिल जाएगा वही चीज़ ओमेगा इंटू वी रोटेशनल, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, यहाँ पे भी वी रोटेशनल प्लस इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो मिलेगा हमें ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। अब देखना अब हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों वैल्यूज चूँकि सेम हैं तो हम चाहें तो लिख सकते हैं ए इनर्शियल इज इक्वल्स टू ए रोटेशनल प्लस 2 ओमेगा क्रॉस वी रोटेशनल प्लस यहाँ पे मिलेगा ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे इनर्शियल एक्सेलेरेशन भी मिल चुका है, अगर हम चाहें यहाँ से रोटेशनल फोर्स निकालना तो भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर जो ए इनर्शियल है, ये इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलेरेशन है, ए रोटेशनल फ्रेम का एक्सेलेरेशन है, इसको हम बोलते हैं कोरोलिस एक्सेलेरेशन, ठीक है। और अब हिंदी में इसको बोल सकते हैं कैरोलियस एक्सेलेरेशन इसको बोलते हैं, और ये हमारा हो गया सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे अभी हम इरेज करेंगे और इसके बाद में हम रोटेशनल फोर्स को फाइंड करेंगे। मैं हट जाता हूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको कि ये हमारा रोटेशनल एक्सेलेरेशन है, रोटेशनल एक्सेलेरेशन। ये क्या है? कोरियोलिस एक्सेलेरेशन या कैरोलियस एक्सेलेरेशन बोलते हैं इसको। और ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन। ठीक है, हमें निकालना है फोर्स। अगर हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों साइड हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो दोनों साइड में क्या करते हैं? मास से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एम वी गेट, देखिएगा क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे मिलेगा m इंटू ए इनर्शियल विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए रोटेशनल प्लस 2m ओमेगा क्रॉस p रोटेशनल प्लस 2 इंटू ओमेगा क्रॉस r मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा है। ठीक है, यहाँ पे मास होगा m। अब देखो इससे और आगे बढ़ते हैं। यह हमें मिल गया इनर्शियल फोर्स विल बी इक्वल्स टू, ये क्या मिल गया? रोटेशनल फोर्स प्लस 2m ओमेगा क्रॉस v रोटेशनल प्लस m ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, ये सब वेक्टर फॉर्म में होगा, सिंबल छूट जा रहा है, आप समझ लेना कि सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में हैं, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, हाँ देखो इससे और आगे बढ़ते हैं। तो हमें रोटेशनल फोर्स निकालना है, तो मिलेगा रोटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ रोटेशनल इज इक्वल्स टू इनर्शियल फोर्स माइनस, देखो इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो गया 2m ओमेगा क्रॉस v रोटेशनल प्लस है इधर भी, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मिल जाएगा m ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, ये हमें मिल गया रोटेशनल फोर्स। अब देखिए यहाँ पर जो रोटेशनल फोर्स है, रोटेशनल फोर्स कितनी चीज़ों का कंबाइंड फॉर्म है। पहला तो ये इनर्शियल फोर्स होगा, इसमें रोटेशनल फोर्स देखिए कैसे क्रिएट होगा, कौन कौन से फोर्सेस मिल करके रोटेशन क्रिएट करेंगे या रोटेशन कराएंगे बॉडी को। पहला तो हमारा इनर्शियल फोर्स होगा, इनर्शियल फोर्स। दूसरा होगा कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, और तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बता दें आपको कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली जैसे आप जानते हैं इनर्शियल फोर्स एक स्यूडो फोर्स होता है, सेम वे में जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स भी एक तरह का स्यूडो फोर्स है। देखो कोरियोलिस फोर्स कब लगता है? अगर दो फ्रेम दिया हुआ है, सपोज कर लो कि ये हमारा एक डिस्क है, ठीक है, और ये डिस्क कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, ऐसे एक डिस्क क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये पहला फ्रेम है, जो डिस्क है, डिस्क एक पहले फ्रेम में है, और दूसरे फ्रेम में सपोज कर लो कि यहाँ पर एक बॉल है और ये बॉल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, मतलब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। चाहे बॉल आगे की तरफ मूव करे या फिर पीछे की तरफ मूव करे, दोनों कंडीशन में अप्लाई हो सकता है। तो जब भी किसी एक रोटेशनल फ्रेम के रिस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम ट्रांसलेशनल मोशन करता है, ठीक है, तो वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, जब भी किसी एक रोटेशनल फ्रेम के रिस्पेक्ट में दूसरा ट्रांसलेशनल फ्रेम होगा, या कह सकते हैं दूसरा फ्रेम ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, तो वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स होता है। यानी कि यह भी एक तरह का स्यूडो फोर्स है जो डेवलप तभी कर सकता है जब एक फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि जैसे सपोज कर लो कि कोई पर्सन है जो माउंटेन से जंप करता है। ठीक है, मान लो ये माउंटेन है, इस माउंटेन से यहाँ से कोई पर्सन जंप करता है। यदि ये पर्सन जंप करेगा तो यहाँ पर आने के बाद में कह सकते हो सिंपली कि ये इस माउंटेन से टकरा जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास मास है और जनरली इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन ये पर्सन यहाँ टकराने के अलावा कह सकते हैं यहाँ पे टकराएगा नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसे मूव करते हुए आकर के यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, तो ज़रा सोचो कि जिस बंदे को पहाड़ से टकराना था, वो बंदा यहाँ से न टकरा कर कुछ ऐसे गिरते गिरते यहाँ पे आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पर आखिर इसके डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज किसने किया? कोई ना कोई काल्पनिक फोर्स वहाँ पे है, और वह काल्पनिक फोर्स कोरोलियस फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो लगभग आपने समझ लिया होगा कि कैरोलियस फोर्स क्या होता है या कोरोलियस फोर्स क्या होता है, तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और ये आज का जो हमारा डेरिवेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ग्रेजुएशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, कह सकते हैं आप फिजिक्स के, उन सारे टॉपिक्स को हम क्लियर कर रहे हैं और एक एक चैप्टर वाइज मैं वीडियो को अपलोड करते जा रहा हूं। जैसे बीएससी सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें, बीएससी सेकेंड ईयर में भी हमने टोटल 4 चैप्टर को कम्प्लीटली अपलोड कर दिया है थर्मल फिजिक्स का, और इससे रिलेटेड और भी एक एक वीडियो मैं लेके आता ही रह रहा हूँ। और बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड भी मैं कंटिन्यूसली चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैं एक एक टॉपिक को लीव किए बगैर मैं एक एक लेक्चर्स को आपको प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक के एकेडमिक वीडियोस को भी अपलोड करता हूं। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उन्हें हमारे वीडियो का लिंक शेयर करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद गाइस।